नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रीनल सर्कुलेशन के बारे में और उसमें अपन ने सबसे पहले जनरल सर्कुलेशन का एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दे दिए जाते हैं और सेल वॉश आउट होने के बाद में किस प्रकार से एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट लेकर के वीनस रिटर्न के अंदर डाल दिया जाता है। उसमें से जब वो वापस ब्लड हार्ट के पास जाता है राइट साइड के अंदर और राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स के पास में जो ब्लड जाता है तो CO2 को तो बाहर एनवायरनमेंट में एक्सेल कर दिया जाता है और एनवायरनमेंट से आने वाली ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल करके ब्लड का ऑक्सीजनेशन हमारे लंग्स के द्वारा कर दिया जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपन ने रीनल सर्कुलेशन में पढ़ा कि किस प्रकार से किडनी के अंदर ब्लड जाता है और वहां से फिर ब्लड फिल्टर होकर के वापस आता है और जब ब्लड फिल्टर होता है तो जब यूरिन बनेगा तो उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अभी जो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एक टाइप का टिश्यू होता है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो इसी को हम कहते हैं यूरोथेलियम, यानी कि ये दोनों एक ही चीज है। चाहे हम इस टिश्यू को ट्रांजिशनल एपिथेलियम नाम दें या फिर इसी को हम नाम दें यूरोथेलियम। अगर हम बात करें कि ये यूरोथेलियम क्यों कहते हैं इसको, तो पहला, इस टिश्यू को यूरोथेलियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा टिश्यू है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, यूरिनरी सिस्टम में। ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी या फिर हम कह सकते हैं मात्र और मात्र कहां पे, ये रीनल सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए इस टिश्यू को कहते हैं यूरोथेलियम। अगर हम बात करें कि ये यूरोथेलियम यूरिनरी सिस्टम में कहां कहां पाया जाता है, तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस यूरिनरी सिस्टम की। ये मान लीजिए किडनी है, ये मान लीजिए यूरेटर है, ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। अगर अपन यहां पे भी बात करें तो यहां पर अपन कल किडनी के बारे में बात कर रहे थे, इस प्रकार से हमने पिरामिड्स की बात की थी। अगर हम बात करें इस टिश्यू की कि ये यूरोथेलियम कहां कहां पाया जाता है, तो यहां पर अपन ने बात की थी कि ये माइनर कैलिक्स है। तो माइनर कैलिक्स की जो इंटरनल लेयर होती है, इस माइनर कैलिक्स की इंटरनल लेयर के अंदर भी क्या पाया जाता है, यूरोथेलियम पाया जाता है। यहां पर अपन ने बात की थी कि ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स की जो ये इंटरनल लेयर होती है यहां पर भी ये यूरोथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ये रीनल पेल्विस है, तो रीनल पेल्विस की जो इंटरनल लेयर है वहां पर भी ये यूरोथेलियम टिश्यू पाया जाता है या ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। अगर हम उसके बाद में बात करें तो ये जो यूरेटर है, इस यूरेटर की जो इंटरनल लेयर होती है, यूरेटर की इंटरनल लेयर के अंदर भी टिश्यू पाया जाता है, इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। यानी कि यूरेटर की भी इंटरनल लेयर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इस यूरिनरी ब्लैडर की, तो इस यूरिनरी ब्लैडर की जो भी इंटरनल लेयर होती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो इंटरनल लेयर होती है उसमें भी ये जो टिश्यू पाया जाता है उसको अपन ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम कहते हैं। और उसके बाद में जो ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के अंदर कंप्लीट यूरेथ्रा में नहीं, लेकिन यूरेथ्रा का जो शुरू का जो आरंभिक पार्ट है जिसको हम इनिशियल पोर्शन कहते हैं, उस इनिशियल पोर्शन के अंदर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है या यूरोथेलियम पाया जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या इसी को हम कहते हैं यूरोथेलियम। तो पहला वर्ड तो इसलिए याद रखना है कि इसको यूरोथेलियम इसलिए कहते हैं कि ये मात्र और मात्र अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ यूरिनरी सिस्टम के अंदर या रीनल सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है। इस प्रकार का टिश्यू हमारी बॉडी में कहीं दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको यूरोथेलियम कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस यूरोथेलियम को कि कहां कहां पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि ये माइनर कैलिक्स की इंटरनल लेयर में पाया जाता है, यानी कि माइनर कैलिक्स की इंटरनल लेयर यूरोथेलियम की बनी होती है। मेजर कैलिक्स की इंटरनल लेयर यूरोथेलियम की बनी होती है। रीनल पेल्विस की इंटरनल लेयर यूरोथेलियम की बनी होती है। यूरेटर की इनर लेयर यूरोथेलियम की बनी होती है। यूरिनरी ब्लैडर की इनर लेयर यूरोथेलियम की बनी होती है। और
यूरेथ्रा का इनिशियल पोर्शन जो होता है उसकी भी इनर लेयर यूरोथीलियम की बनी होती है। यानी यूरोथीलियम जो है वो इनर लेयर ऑफ माइनर कैलिक्स, इनर लेयर ऑफ माइनर कैलिक्स, इनर लेयर ऑफ मेजर कैलिक्स, इनर लेयर ऑफ रीनल पेल्विस, इनर लेयर ऑफ यूरेटर, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर and initial portion of urethra, initial portion of urethra, इनिशियल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। इन सब जगह पर क्या पाया जाता है? यूरोथीलियम या ट्रांजिशनल एपिथीलियम। पहली चीज क्लियर, यूरोथीलियम या ट्रांजिशनल एपिथीलियम एक ऐसा टिश्यू है जो मात्र यूरिनरी या रीनल सिस्टम में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये रीनल सिस्टम में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये इनर लेयर ऑफ माइनर कैलिक्स, इनर लेयर ऑफ मेजर कैलिक्स, इनर लेयर ऑफ रीनल पेल्विस, इनर लेयर ऑफ यूरेटर, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और इनर लेयर ऑफ इनिशियल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। कंप्लीट यूरेथ्रा में नहीं, लेकिन आरंभिक यूरेथ्रा के कुछ पार्ट के अंदर ये पाया जाता है। अब क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन। इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंपोज्ड बाय, यूरिनरी ब्लैडर की इनर लेयर किसके द्वारा कंपोज्ड या बनी हुई होती है? और ऑलवेज ऑप्शन के अंदर होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की इनर लेयर किस टाइप के टिश्यू से कंपोज्ड या बनी हुई होती है? तो आंसर जाएगा ट्रांजिशनल एपिथीलियम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। या क्वेश्चन पूछा जाता है इनर लेयर ऑफ यूरेटर, जिसको हम म्यूकोजा भी कहते हैं, म्यूकोजा ऑफ यूरेटर या इनर लेयर ऑफ यूरेटर कंपोज्ड बाय किसके द्वारा बनी होती है? तब भी क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ट्रांजिशनल एपिथीलियम। पहली चीज क्लियर है। ये तो हमने बात की कि ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम को यूरोथीलियम क्यों कहते हैं और ये कहां पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम बेसिकली होता क्या है। अगर हम बात करें कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम होता क्या है, अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम बात करें कि ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम होता क्या है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, इसके अंदर देखिए आप, एक पीछे वर्ड आ रहा है एपिथीलियम, और आपको टिश्यू में वैसे पढ़ा दिया गया होगा। यहां पर दो वर्ड है, एक वर्ड है एपी और दूसरा वर्ड है थीलियम। आपको यह भी बताया होगा एपी का मतलब होता है अपॉन या ऊपर, और थीलियम मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि इसका एपिथीलियम का सिंपल सा मीनिंग, एक ऐसा टिश्यू जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक ऐसा टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करता हो, एक ऐसा टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो या विकास वृद्धि करता हो, उस टिश्यू को हम कहते हैं एपिथीलियम। पहली चीज क्लियर, एपिथीलियम का सिंपल मीनिंग एक ऐसा टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करता हो, क्या कहलाता है? एपिथीलियम टिश्यू। तो एपिथीलियम वर्ड का मीनिंग। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपिथीलियम टिश्यू दो प्रकार का होता है। एपिथीलियम टिश्यू दो प्रकार का होता है, आपने सुना होगा, एक टिश्यू होता है सिंपल एपिथीलियम, एक टिश्यू होता है सिंपल एपिथीलियम, और दूसरा टिश्यू होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम।
अगर हम बात करें यहां पर सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बेसिक मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए यहां पर ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां पर ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं कि ये ए से बी, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल सेल की मात्र एक ही लेयर है, यानी कि सिंगल लेयर हो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, अगर सिंगल लेयर हो तो वो एपिथेलियम कहलाएगा सिंपल एपिथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल की सिंगल लेयर होना क्या कहलाएगा, सिंपल एपिथेलियम। और अगर हम बात करें कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो या दो से अधिक सेल्स की लेयर हो, दो या दो से अधिक सेल्स की लेयर हो, तो अब ये सिंपल ना होकर के इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी जटिल हो जाती है, और इस जटिल स्ट्रक्चर के लिए वर्ड काम में लेते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहां तक क्लियर है क्या? एपिथेलियल टिश्यू वह टिश्यू होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करता है। ये एपिथेलियल टिश्यू फिर दो टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मीनिंग है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल की कितनी लेयर, एक लेयर। और स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल सेल की दो या दो से अधिक लेयर, यानी कम से कम दो होना जरूरी है। अगर एक हुआ तो सिंपल होगा, दो या दो से अधिक लेयर हो गई तो वो कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर हम बात करें इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो अपन ने देखा अभी अभी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मीनिंग क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो या दो से अधिक लेयर का होना, दो या दो से अधिक लेयर का होना क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये दो लेयर हो या दो से अधिक लेयर हो तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड। अब इस स्ट्रेटिफाइड को भी अलग अलग नाम दिया हुआ है। एक होता है स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एक होता है क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एक होता है कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहां पे भी अगर अपन बात करें इस कोलुमनार की तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैट सेल हो, स्क्वम शेप्ड सेल हो, फ्लैट या स्क्वम शेप्ड सेल हो, तो ये कहलाएगा स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब जैसी सेल हो, घनाकार क्यूब शेप्ड, और क्यूब शेप्ड सेल हो तो इसको अपन नाम देंगे क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलम जैसी सेल हो, कॉलम शेप्ड सेल हो, तो ये कहलाएगा कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहां तक क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं, यहां तो अपन ने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मीनिंग देखा, जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो या दो से अधिक एपिथेलियल सेल की लेयर। अब उसमें पाई जाने वाली सेल अगर स्क्वेमस शेप्ड हो तो वो कहलाएगा स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूब शेप्ड हो तो कहलाएगा क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और अगर वो कॉलम शेप्ड हो तो कहलाएगा कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मीनिंग क्या है। ट्रांजिशनल, इसके नाम में इसका काम रखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी रखी हुई है।
ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिट होना मतलब एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो जाना। अब हम बात करते हैं कि कैसे चेंज होना, अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो देखिएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अभी 100 ml यूरिन है। कितना यूरिन है? 100 ml। उसके बाद में अगले अपन ने 6 आवर तक यूरिन पास आउट नहीं किया, 6 घंटे तक आपने यूरिन पास आउट नहीं किया, तो अब इस ब्लैडर के अंदर तो यूरेटर के द्वारा यूरिन लाया जाएगा और यूरेटर से जैसे जैसे यूरिन आएगा वैसे वैसे ये ब्लैडर फुल होता जाएगा और जैसे जैसे इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भरेगा, आप खुद बताएं क्या इसकी साइज बढ़ नहीं जाएगी? इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो 6 घंटे बाद में हम देखेंगे कि जैसे जैसे इस ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट होगा इसकी साइज क्या हो जाएगी? साइज बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले उसके अंदर यूरिन कितना था? 100 ml था। 6 घंटे तक आपने यूरिन पास आउट नहीं किया और इसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता गया और जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट हुआ, मान लीजिए अब इसके अंदर 600 ml यूरिन है और जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता गया वैसे वैसे इस ब्लैडर की साइज क्या हो गई? बढ़ती गई। अब आप देखें, अगर हम देखें तो यहां पर मान लीजिए अपन इस ब्लैडर वॉल का जो ये टिश्यू है, इस टिश्यू को अपन इतना सा काट कर देख रहे हैं और इसको अगर अपन काट के देखें, मान लीजिए इस टिश्यू को अपन ने यहां से कट करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके इसकी लेंथ देखिए, तो ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेंथ है। जब ये ब्लैडर क्या है? रिलैक्स है। जब इसके अंदर यूरिन कम है तो ब्लैडर वॉल क्या है? रिलैक्स है। और इस रिलैक्स टिश्यू को आपने कट करके बाहर निकाला और बाहर निकालने पर ये इसकी मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की आपने लेंथ देखी तो ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? और उसके बाद में आपने देखा इसके ऊपर सेल्स, आपने सेल को ऊपर देखा तो आपने देखा कि इसके ऊपर जो सेल है वो सारी की सारी सेल क्यूब शेप्ड है, घनाकार। सारी सेल जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन रिलैक्स है तो वो क्या हो गई है? एक्सपेंड हो रखी है। आपने जैसे ही इसके ऊपर सेल देखी तो आपने देखा कि सारी की सारी सेल क्या है? क्यूब फॉर्म में है, क्यूब शेप्ड है, यानी कि वो सेल सारी की सारी एक्सपेंड हो रखी है। और आपने देखा कि जब ये ब्लैडर रिलैक्स था तो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी उसकी लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर जो सेल सारी की सारी क्यूब शेप्ड हो रखी थी, फैल रखी थी, एक्सपेंड हो रखी थी। इसकी आपने अगर विड्थ देखी या इस टिश्यू की आपने मोटाई देखी तब आपने पाया कि इसकी मोटाई भी क्या है? ये 10 सेंटीमीटर है। अब आप देख रहे हैं कि जब ब्लैडर रिलैक्स है तो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी तनाव नहीं है, खिंचाव नहीं है, वो भी क्या है? रिलैक्स है। उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और जब बेसमेंट मेम्ब्रेन रिलैक्स है तो उसके ऊपर जो सेल्स है वो सारी की सारी सेल एक्सपेंड हो रखी है क्योंकि उनमें किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है और ये सारी की सारी सेल क्यूब शेप्ड है। अगर मैं इस टिश्यू को देखूं तो इस टिश्यू को क्या मैं नाम दे सकता हूं कि ये तो इस एक प्रकार का क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद में देखा कि जब ये ब्लैडर यूरिन के साथ फिल हुआ और अब अगर मैं इस टिश्यू को बाहर निकाल करके देखूं, इस टिश्यू को अब अगर मैं यहां पर इस लेवल पे देखूं तो मैंने देखा कि यहां पर ब्लैडर वॉल क्या हो गई है? स्ट्रेच हो गई है। और जब ब्लैडर वॉल स्ट्रेच होगी तो क्या इसके अंदर का जो टिश्यू होगा उसमें खिंचाव नहीं आएगा? तो अब मैंने इसके इस टुकड़े को बाहर निकाल करके देखा तो मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जैसे जैसे ब्लैडर वॉल स्ट्रेच होती गई इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी लेंथ क्या होती गई? बढ़ती गई। अब मैंने देखा कि जो टिश्यू ब्लैडर के रिलैक्स होने पर जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेंथ यहां पर 10 सेंटीमीटर थी, जैसे ही ब्लैडर वॉल स्ट्रेच होती है इसकी लेंथ बढ़कर के हो जाती है 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन अब कितनी हो गई है? 15 सेंटीमीटर। और जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन में खिंचाव आया इसकी सारी की सारी ये क्यूब शेप्ड सेल थी, उन सारी की सारी सेल में भी क्या आएगा? स्ट्रेचिंग होगी, वो सारी की सारी सेल खींचेगी। और जैसे ही खींची तो अपन ने देखा कि यहां पर ये जो सारी की सारी सेल क्यूब फॉर्म में थी, अब ये सेल वहां पर क्यूब फॉर्म में ना होकर के सारी की सारी टाइल शेप्ड आ गई, या अपन कहें ये स्क्वेमस शेप में आ गई। ये किस शेप में आ गई? स्क्वेमस शेप्ड हो गई।
और अब मैंने देखा कि जैसे ही इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ी, सारी सेल चपटी हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, स्क्वेमस शेप में आ गई। और अब इसकी मैं अगर थिकनेस की बात करूं तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देखिए, जब ये ब्लैडर वॉल रिलैक्स थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन रिलैक्स थी, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और सारी की सारी सेल एक्सपेंड हो रखी थी और इसकी थिकनेस या मोटाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। जैसे ही ब्लैडर यूरिन के साथ फिल हुआ और उसके फिल होने से ब्लैडर वॉल स्ट्रेच हुई और ब्लैडर वॉल के स्ट्रेच होने पर बेसमेंट मेम्ब्रेन में खिंचाव आया और इसकी लेंथ बढ़ करके 15 सेंटीमीटर हो गई। और जब इसके अंदर खिंचाव हुआ, स्ट्रेचिंग हुई, तो इसकी जो सेल थी उनमें भी स्ट्रेचिंग हुई और सेल ने अपने आप को क्यूबॉइडल फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज कर लिया, स्क्वेमस शेप में। अब इस टिश्यू को मैं नाम दे सकता हूं स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। लेकिन अब हुआ क्या कि ये परमानेंट इस शेप में नहीं रह रही है। जैसे ही आपने यूरिन पास आउट कर दिया, यूरिन पास आउट करते ही आप बताएं फिर से ब्लैडर इस वाली स्टेट में चला जाएगा, फिर से ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा और जैसे ही ब्लैडर रिलैक्स होगा वापस ये टिश्यू इस फॉर्म में चला जाएगा। जैसे ही ब्लैडर से यूरिन पास आउट हुआ, ब्लैडर वॉल रिलैक्स हुई, तो यही टिश्यू वापस इस फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि ब्लैडर वॉल रिलैक्स होते ही बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेंथ कम हो जाएगी और जैसे ही इसकी लेंथ कम होगी इसकी सेल एक्सपेंड हो जाएगी, इसकी थिकनेस वापस बढ़ जाएगी। फिर से इसमें यूरिन कलेक्ट हुआ, जैसे ही ब्लैडर वापस स्ट्रेच हुआ और इस फॉर्म में आया, यही टिश्यू वापस बेसमेंट मेम्ब्रेन खिंच जाएगी और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर आप देखें, जब ब्लैडर रिलैक्स है तब जो टिश्यू है वो यहां पे हमें दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और जैसे ही ब्लैडर फिल हुआ, जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेच हुई, यही टिश्यू किस फॉर्म में आ गया, ये स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आ गया। जैसे ही यूरिन पास आउट किया, फिर से ये टिश्यू किस फॉर्म में चला गया, ये क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वाली फॉर्म में चला गया। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि टिश्यू वही है, बट वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में खिंचाव के अकॉर्डिंग, स्ट्रेच के अकॉर्डिंग, जब स्ट्रेच कम होता है तो अपने आप को क्यूबॉइडल वाली फॉर्म में रखता है और जैसे ही इसके अंदर स्ट्रेच होता है ये अपने आप को स्क्वेमस वाली फॉर्म में ले आता है। टिश्यू वही है, कभी ये क्यूबॉइडल वाली फॉर्म में रह रहा है तो स्ट्रेच होने पर ये स्क्वेमस वाली फॉर्म में आ रहा है, वापस रिलैक्स होने पर ये क्यूबॉइडल। एक शेप से दूसरी शेप में अपने आप को ये ट्रांजिट कर रहा है, चेंज कर रहा है। और ऐसा टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में खिंचाव के अकॉर्डिंग अपने आप की शेप को चेंज कर लेता है, एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांजिट कर लेता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां पाया जाता है, तो सिर्फ रीनल सिस्टम में पाया जाता है, इसीलिए इसको यूरोथेलियम कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक प्रकार का सिंपल है कि स्ट्रेटिफाइड है, तो आप आंसर देंगे कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर 2 या 2 से अधिक सेल्स की लेयर होती है, इसलिए ये बेसिकली एक प्रकार का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में इसको हम कोई फिक्स नाम नहीं दे सकते, ना तो इसको हम क्यूबॉइडल कह सकते, ना इसको कॉलमनार कह सकते, ना इसको हम स्क्वेमस कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी क्यूबॉइडल वाली फॉर्म में रहता है, कभी ये स्क्वेमस वाली फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही रिलैक्स होती है फिर से क्यूबॉइडल वाली फॉर्म में, जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी ये फिर से स्क्वेमस वाली फॉर्म में आ जाएगा। इस प्रकार का एक शेप से दूसरी शेप में इंटरचेंज होने वाले, ट्रांजिट होने वाले टिश्यू को ही हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब एक वर्ड आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये तो फिर मेटाप्लेजिया हो गया, आगे पढ़ेंगे अपन इसको। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया का मीनिंग होता है एक टाइप के टिश्यू का दूसरे टाइप के टिश्यू में चेंज हो जाना। तो यहां पर तो हाँ, एक टाइप के टिश्यू से दूसरे टाइप के टिश्यू में चेंज हो रहा है, तो क्या हम इसको मेटाप्लेजिया कह सकते हैं? आंसर जाएगा नहीं, इसको हम मेटाप्लेजिया नहीं कह सकते। मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होता है, एक टाइप के टिश्यू का परमानेंटली दूसरे टाइप के टिश्यू में चला जाना या कन्वर्ट हो जाना, उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये एक टाइप का टिश्यू परमानेंटली दूसरे वाले में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ टाइम के लिए इस टाइप में जा रहा है, थोड़ी देर बाद में जैसे ही यूरिन पास आउट करेंगे ब्लैडर वॉल रिलैक्स होगी, फिर से इसी शेप में चला जाएगा। तो यहां पर परमानेंट इसका ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम मेटाप्लेजिया नहीं कह सकते हैं, ये मेटाप्लेजिया नहीं है। मेटाप्लेजिया के अंदर एक टाइप के टिश्यू का परमानेंटली किसी दूसरे टाइप के टिश्यू में चेंज या ट्रांजिट होना क्या कहलाता है, मेटाप्लेजिया। तो ये मेटाप्लेजिया नहीं है, ये ट्रांजिशन है सिर्फ एक शेप से दूसरी शेप में, इसलिए इसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई क्या? यस और नो?
अगर अपन बात करें, अपन ने स्टार्ट किया था ट्रांजिशनल एपिथीलियम, इसी को हम कहते हैं यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम या यूरोथीलियम की बात करें तो इसको यूरोथीलियम इसलिए कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी या रीनल सिस्टम में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये रीनल सिस्टम में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये माइनर कैलिक्स की इनर लेयर, मेजर कैलिक्स की इनर लेयर, रीनल पेल्विस की इनर लेयर, यूरेटर की इनर लेयर, यूरिनरी ब्लेडर की इनर लेयर और इनिशियल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा की इनर लेयर में पाया जाता है। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है म्यूकोसा या इनर लेयर ऑफ यूरेटर या यूरिनरी ब्लेडर कंपोज्ड बाय विच टाइप ऑफ टिश्यू? आंसर जाएगा ट्रांजिशनल एपिथीलियम। यानी कि ये ब्लेडर और यूरेटर की इनर लेयर जो होती है वो ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था, यहां पर देखिएगा अपन ने बात की ट्रांजिशनल एपिथीलियम। इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है एपिथीलियम। एपी मींस अपॉन, थीलियम मींस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक ऐसा टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रोथ या वृद्धि करता हो, क्या कहलाता है? एपिथीलियम। उस एपिथीलियम के अंदर फिर अपन ने बात की कि दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल एपिथीलियम, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स की सिंगल लेयर हो तो कहलाता है सिंपल एपिथीलियम, और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो या दो से अधिक एपिथेलियल सेल की लेयर हो तो कहलाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर हमने बात की कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम खुद तीन प्रकार का होता है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैट शेल हो तो कहलाएगा स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर क्यूब शेप्ड हो तो कहलाएगा क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और अगर कॉलम शेप्ड हो तो कहलाएगा कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर अपन ने बात की कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है वो एक प्रकार का ऐसा टिश्यू है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर तनाव के अकॉर्डिंग अपनी शेप को एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांजिट करता है, चेंज करता है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है और उसके अंदर 100 ml यूरिन है। 100 ml यूरिन का बताना यहाँ पर ये दर्शाता है कि ब्लैडर वॉल स्ट्रेच है कि रिलैक्स है। ब्लैडर वॉल जब रिलैक्स है तो हमने यहाँ पे टिश्यू को कट करके देखा है। जब ब्लैडर वॉल रिलैक्स होगी तो हम कह सकते हैं टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन रिलैक्स होगी, यानी कि उसकी लेंथ क्या होगी? कम होगी। और जब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर खिंचाव कम होगा तो सारी की सारी सेल अपने आप को फैला लेगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो उस दौरान हम देखेंगे सारी सेल एक्सपेंड होकर के क्यूबोइडल वाली फॉर्म में आ रखी है, और इसकी विड्थ जो या इसकी मोटाई जो है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। फिर धीरे धीरे ब्लैडर में यूरिन फिल होता गया और मान लीजिए 5 से 6 घंटे बाद में 600 ml यूरिन कलेक्ट हो गया। और ब्लैडर में 600 ml यूरिन का कलेक्ट होना क्या दर्शाता है? कि ब्लैडर में स्ट्रेचिंग हुई है, ब्लैडर की जो वॉल है उसमें तनाव या खिंचाव आया है। और जैसे ही ब्लैडर वॉल स्ट्रेच होगी, आप बताएं क्या इस टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं खींचेगी? जैसे ही टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन खींची है, इसकी लेंथ बढ़ करके अब वही टिश्यू कितनी लेंथ का हो गया है? 15 सेंटीमीटर। और जैसे ही टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रेचिंग हुई है, सारी की सारी सेल की लेंथ बढ़ गई है, वो भी स्ट्रेच हुई है और उसकी क्या हो गई है? थिकनेस कम हो गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब टिश्यू की लेंथ बढ़ गई है तो उस दौरान टिश्यू की मोटाई कम होकर के कितनी रह गई है? 5 सेंटीमीटर। जब ब्लैडर रिलैक्स था तो ये टिश्यू था क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जैसे ही स्ट्रेचिंग हो गई, इसने अपने आप को चेंज कर दिया किसमें? स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। अब जैसे ही यूरिन पास आउट करेंगे, वापस से बेसमेंट मेम्ब्रेन रिलैक्स होकर के ये टिश्यू किसमें चेंज हो जाएगा? क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। लेकिन फिर भी हम इसको कोई एक फिक्स नाम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कभी ये टिश्यू क्यूबोइडल है तो कभी ये किसमें मिलेगा? स्क्वेमस में मिलेगा। और क्या हम इसको मेटाप्लेजिया कह सकते हैं? मेटाप्लेजिया नहीं कह सकते हैं। मेटाप्लेजिया के अंदर एक टाइप का टिश्यू परमानेंटली दूसरे टाइप के टिश्यू में चेंज हो जाता है। क्या यहां पर कोई परमानेंट चेंजेज हो रही हैं? सिर्फ टेम्परेरी हो रहा है यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्ट्रेच के अकॉर्डिंग। तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्ट्रेच के अकॉर्डिंग टिश्यू की मोटाई, थिकनेस कम या ज्यादा होती रहती है। हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक प्रकार का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है
जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रेच के अकॉर्डिंग सेल अपने आप को एक्सपेंड और अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेंथ कम होने पर थिकनेस टिश्यू की बढ़ जाती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ने पर टिश्यू की थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक ऐसा टिश्यू जो अपने को आपको एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांजिट करने की प्रॉपर्टी रखता हो, ऐसा टिश्यू क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो मात्र और मात्र यूरिनरी या रीनल सिस्टम में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।